नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बजट 2026-27 में रक्षा बजट की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। इसमें से 2.19 लाख करोड़ कैपिटल बजट है, जिसमें रिकॉर्ड करीब 22% की बढ़ोतरी की गई है। रक्षा बजट में आत्मनिर्भरता और अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया है। रक्षा बजट में ऑपरेशन सिंदूर का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। रक्षा बजट में बढ़ोतरी सेना की तैयारियों को मजबूत करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। मुद्दा आपका में आज हम बात रक्षा बजट के विभिन्न पहलुओं की करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक मनी जी लोकसभा सांसद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी आपका। साथ ही हम बात करेंगे सेवानिवृत्त मेजर जनरल अश्वनी कुमार सिवाज जी से, जो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सिवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। थैंक यू वेरी मच। लेकिन रक्षा बजट पे हम चर्चा करें उससे पहले आइए सुनते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा। Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. शशांक जी, अगर मैं बात रक्षा बजट की करूं, जो बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए हैं, जाहिर तौर पे केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने उसे विस्तार से उसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन जब हमने उन प्रावधानों को देखा जो बजट में जिसका उल्लेख है, उससे साफ तौर पे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में देश की सीमाएं हैं, देश की सुरक्षा है और कैसे भारत आत्मनिर्भर बने, इसका हमें एक देखने को मिलता है कि किस तरह से बजट में व्यवस्था की गई है। वैश्विक जो स्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जो भारत के आसपास जिस तरह का वातावरण है, उस संदर्भ में आप इस बजट को कैसे देखते हैं? सर, प्रथम ये इस बजट में कुछ हद तक हमारे ऑपरेशन सिंदूर की एक झलक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया है कि हम लोग को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा किसी भी वैश्विक परिस्थिति में। आज की तारीख में हम लोग के कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में अपने आप को हम लोग स्वावलंबी बनाएं इस डिफेंस एरिया में भी, ये भी बहुत आवश्यक हो गया है। उसी के साथ साथ ये जग जाहिर है कि हम सबसे बड़े गणतंत्र ही नहीं हैं, हम अभी एक हॉस्टाइल नेबरहुड में रहते हैं। कुछ हद तक हमारे पश्चिम की ओर, हमारे उत्तर की ओर कई ऐसे नेबर्स हैं जिनकी नज़र कभी कभी अलग होती है हमारी तरफ। तो इसलिए हम लोग को जो प्रोपोर्शन ऑफ बजट है जीडीपी का, वो तो 2% ही है, लेकिन उसका क्या अनुपात कैपिटल की ओर हो और क्या अनुपात रेवेन्यू की ओर, उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम लोग को आत्मनिर्भरता के लिए कई ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसी के साथ नेचर ऑफ वॉरफेयर भी चेंज हो रहा है। आप देखेंगे कि आज की तारीख में आपने वेनेजुएला में देखा, जो अभी बीच में इंसिडेंट हुआ था, उसके पहले आपने इजराइल युद्ध में देखा, उसके पहले यूक्रेन युद्ध में, सिंदूर में भी हमने देखा है कि कुछ हद तक नेचर ऑफ वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, नॉन काइनेटिक हो गया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक अलग तरीके से हम लोग को बजट को प्रभावित करना पड़ेगा। तो इन सब परिवेश के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बजट में संशोधन हुआ है वो बड़ा सराहनीय है। उसमें कैपिटल बजट ज़्यादा बढ़ा है, जैसा कि आपने उल्लेख किया, और उसी के साथ साथ हम लोग को उसमें जो नवाचार के R&D की बात कर रहे हैं, जैसे कि डिजिटल में काफ़ी R&D करना पड़ेगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हमारे शस्त्र सिस्टम कैसे उसका यूज़ करें। मैं भी DRDO के साथ 1-2 बार बात किया हूँ इस बीच में, तो वो भी काफ़ी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम लोग को एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लेना पड़ेगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में भी कई सुविधाएं हैं जो कि हम लोग डिफेंस में ला सकते हैं। डिफेंस फोर्सेस तो आतुर हैं मॉडर्न वॉरफेयर के लिए, ताकि उनको ऐसे हथियार मिले ताकि वो अपने पराजय कर सके अपने दुश्मनों का। और उसी के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर में भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफेंस बजट सबके प्रयास का भी एक चिन्ह है। जी बिल्कुल। मेजर जनरल अश्वनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा इस बजट को लेकर, क्योंकि बजट को लेकर अगर अलग अलग पहलुओं की मैं बात करूं, अलग अलग प्रावधान की बात की जाए, तो करीब 22% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन मोटे तौर पे लगभग 16% के आसपास रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है। इस बजट बढ़ोतरी को आप कैसे देखते हैं?
आज क्यों इसकी आवश्यकता थी जो बजट में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही जीडीपी का करीब 2% रक्षा बजट रहा है 1962 से, अगर मैं बात करूं इसके आसपास रहा है, और जो आवश्यकता है वो 4% की रक्षा बजट की है। आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ बिल्कुल, देखो मनोज, आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड। ये सच्चाई है कि डिफेंस बजट जो है आपका करीब करीब 2.5 से 3.5% होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एडवर्सरीज हैं। आपके नॉर्थ में चीन है और वेस्ट में आपके पाकिस्तान है, और बांग्लादेश के साथ भी कोई खास अच्छे रिलेशन नहीं है। और इसको मद्देनजर रखते कम से कम 2.5 से 3.5% होना चाहिए जीडीपी का। मगर ये भी सच्चाई है कि आपको ओवरऑल अपनी इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है, और मुझे लगता है कि ये जो डिफेंस बजट है, इस पर जो डिफेंस एलोकेशन हुई है जो ओवरऑल बजट में, मुझे लगता है बहुत सराहनीय है। ये 15% ज़्यादा है पिछले साल से, जो 6.81 था लाख करोड़, और अब वो 7.85 लाख करोड़ होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल फंड। याद रखना चाहिए, अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि 2 हिस्से होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू बजट जो है वो जाता है आपकी पे पेंशन के अलावा, और जो मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा खर्च होता है वो कैपिटल फंड से होता है। तो इस बार उसमें 21% बढ़ोतरी है। जो पिछली बार 1.81 लाख करोड़ था, उसको बढ़ा के 2.19 लाख करोड़ कर दिया है। और यही नहीं, इसका जो 75% है वो आपका जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन से जो सामान है उसको खरीदने के लिए। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया जो बात हो रही थी, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर का इसके ऊपर इफेक्ट है? 100% इफेक्ट है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें पॉज है। और इसको देखें आप, जब हमने क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर में, कि जो भारत ने अपने हथियार बनाए थे वो बहुत काबिल तारीफ रहे, चाहे ब्रह्मोस मिसाइल थी, आकाश तीर थी, आपके ATAGS थे, एडवांस टोर्ड आर्टी गन सिस्टम, धनुष जो था आपका आर्टी गन सिस्टम, वो भी बहुत अच्छा रहा। तो ये भी देखा कि जब लड़ाई होती है तो आप डिपेंड नहीं कर सकते दूसरे देशों पे। और स्पेशली अब जो सिचुएशन रशिया यूक्रेन वार में चली हुई है, 4 साल से युद्ध चला हुआ है, तो जो स्पेयर पार्ट्स आते थे हमें रूस से, वो सप्लाई चेन भी हिट हो गई थी। तो मुझे लगता है कि अभी फोकस है भारत का मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, और यही मुझे लगता है काबिल तारीफ है। आप इसको देखें कि 75% जो आपकी अलोकेशन है वो आप डोमेस्टिक मार्केट की तरफ जाएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और उससे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। और दूसरा R&D पे मैं बताऊं चाहूंगा मनोज, इस बार जो R&D में है उसमें काफी पैसा ईयरमार्क किया, 18,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब अब हम सोचते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं और प्राइवेट पार्टनर्स के को भी इसका R&D का जो फायदा दे। और दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एक मुझे लगता है फोकस होता जा रहा है। पहले क्या था कि ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट पब्लिक सेक्टर बनाता था, अभी प्राइवेट सेक्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया। जो हमने 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, नॉर्थ के अंदर एक यूपी डिफेंस कॉरिडोर, एक साउथ में जो तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर, यहां पर आप देखें इंडस्ट्री का जाल बिछ गया, MSME बहुत आगे, स्टार्टअप बहुत आगे, और अभी 2 और की जरूरत है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट सोच रही है ईस्ट में, असम में और वेस्ट में, आप देखेंगे ये गुजरात में। मैं एक ही चीज और बताना चाहूंगा मनोज, देखो सच्चाई यह है कि आज ही यह अनाउंस हुआ है कि जो M का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर 3 जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें टाटा है, जिसमें L&T है और भारत फोर्ज है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ज्यादातर हथियार भारत खुद बनाएगा और हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो भी जोरों से हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल अश्वनी जी, और भी पहलू मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। शशांक जी, अगर बात हम ऑपरेशन सिंदूर की करें, क्योंकि हाल में जो संघर्ष हुआ आतंकवाद के चलते, भारत ने जो पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे थे उन्हें ध्वस्त किया, आतंकवादियों को सबक सिखाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा अभी अश्वनी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की एक झलक ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देखने को मिली, बात चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की हो या भारत के जो रक्षा उपकरण थे, उन्होंने एक अच्छा, या हथियार थे, उसने एक अच्छा प्रदर्शन इसमें किया है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर है इस बजट में, आधुनिकीकरण पर जोर है और अनुसंधान पर जोर है, और खासतौर से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर जोर है। इसको आप कैसे देखते हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पूरी रणनीति युद्ध की बदल गई।
आपको जानते ही होंगे कि अधिकांश जो मिसाइल्स फायर किए गए जो डीप पाकिस्तान में गए वो उन जहाज़ों से फायर किए गए जो भी हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं क्रॉस करे थे, यहीं से फायर किए गए। उसी के साथ साथ ऑटोनोमस ड्रोन्स की जो प्रक्रिया दोनों तरफ सीखी गई उसमें देखा गया कि ऑटोनॉमी की बहुत ज़रूरत है। कुछ हद तक ये युद्ध पाकिस्तान के साथ था छोटा मोटा, लेकिन उसी के साथ साथ हमने इसमें चीन के जो हथियार है उसको भी टेस्ट किया और उन पर भी पराजय प्राप्त करी। मेरे हिसाब से हम लोगों ने उनको भी ध्वस्त किया। तो कई तरीके से हमने इसमें एक टेस्ट किया है और उसमें हमारे जो सैन्य बल हैं वो एकदम अव्वल पाए गए हैं। उसमें मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में जो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर पे हम लोग को जोर देना पड़ेगा, जिसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किल चेन होता है, आप पहले से पता लगा लेते हैं कि एनिमी के मूवमेंट कैसा है, आप उनके उडो लूप जो होता है ना, ऑपरेशन ऑब्जर्व ऑपरेशन डिस्ट्रॉय वाला लूप होता है, उसको हम लोग दीर्घ करें, हमारा कम करें ताकि हम उनके ऊपर जल्दी हावी हो सकें। सो इन सब प्रक्रियाओं में एक बड़ा अच्छा रहा। तीसरी चीज़ सुन ये रही कि थिएटराइजेशन कुछ हद तक दिखा, पूरी तरह नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पर सैनिक बल चले, यहाँ पर अधिकांश तो लड़ाई हम लोग के हमारे एयरफोर्स ने करी, लेकिन उसी के साथ साथ स्पेस का भी काफ़ी प्रयोग हुआ, उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग हुआ। तो जो थिएटराइजेशन की बात होती है कि पहले होता था कि एक सैन्य बल अपने आप को एक टुकड़ी समझता था, अब ये सोचते हैं कि हम कैसे प्रोसिक्यूट करें अपने एनिमी को। ये सब चीज़ें जो बदलाव हमें दिखा है उससे हम लोग को प्रेरणा मिलनी चाहिए। और रही बात इस बजट में उसका जो लक्ष्य है, जो नवाचार पे हम लोग कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन्स की बात कही गई, जिसमें कई ऐसी भारतीय कंपनियां ड्रोन में बहुत माहिर हो गई हैं और उसमें टेक्नोलॉजी जो है प्राइवेट सेक्टर से अधिकांश आ रही है, उसका प्रयोग करके मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो हमने प्रदर्शन किया है उससे ब्रह्मोस मिसाइल का दाम बढ़ गया है, उससे ऐसे कई चीज़ें हम लोग ने कर रहे हैं, उसका भी एक माहौल बन गया है कि भारत सशक्त है और भारत चौथी अर्थव्यवस्था ही नहीं है, विश्व की तीसरी मेरे हिसाब से सैन्य बल भी है। यहाँ से एक्सपोर्ट भी अब ज़्यादा हो रहा है, आप जानते हैं 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ हर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर दुखद था, क्योंकि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब हो गया तो हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारे डिफेंस इंडस्ट्री को भी एक तरह से प्रशिक्षण मिला और सब लोग जान गए कि भारत अब सजग है। जी बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर से दरअसल भारत ने कई तरह के प्रयोग, जिस तरह का अनुसंधान किए, उसको भी एक तरह से टेस्ट कर लिया और उसी दिशा में अब देश आगे बढ़ रहा है इस बजट के जरिए। विकसित भारत की बात है तो उसके लिए जरूरी है कि देश सुरक्षित हो और सुरक्षा के लिए जरूरी है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। अश्वनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब हम इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं, जाहिर तौर पे ऑपरेशन सिंदूर का जो असर है वो इस बजट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बात चाहे थल सेना की हो, वायु सेना की हो या नौसेना की हो, तीनों सेनाओं के बीच एक समन्वय देखने को मिला और एक बड़ा प्रयोग जो मोदी सरकार ने किया, एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया, कहीं ना कहीं उसकी झलक भी देखने को इस बजट में मिलती है, ताकि तीनों सेनाओं के बीच एक संसाधनों की दृष्टि से, हथियारों की दृष्टि से समन्वय रहे। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मनोज, दो तीन बातें और भी हैं, आपने बहुत ठीक बताया। एक चीज समझनी चाहिए, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपको मिलिट्री भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक पावर एक सिक्के के दो पहलू हैं। और जो आपने अभी बताया ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत कुछ सीखा, और ये सच्चाई है, थिएटराइजेशन की तरफ भारत जा रहा है। एक प्रकार से जिस प्रकार से आपस में मेल मिलाप रहा आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, वो काबिले तारीफ था। और ये सच्चाई है कि इसके अंदर मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल हुआ। और एक प्रकार से आप देखें कि इसके अंदर ड्रोन, एंटी ड्रोन स्ट्रेटजी, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले की। मगर ये भी हमें समझना चाहिए कि ये जो युद्ध था, ये एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट था, ये 4 दिन का ही कॉन्फ्लिक्ट था। इसके अंदर जो हमने लेसन लर्न किए उनको तो हम सीख पाए, मगर उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में कि कन्वेंशनल वारफेयर नहीं होगा, कि एक फौज दूसरे आईबी या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेगी। आने वाले टाइम में हो सकते हैं। पहले समय में सोचा जाता था कि युद्ध छोटे होंगे, रशिया यूक्रेन ने दिखाया युद्ध लंबे भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। मगर यह सच्चाई है कि जो हथियार भारत ने इस बार इस्तेमाल किए वो सारे के सारे सटीक निकले, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल है, आकाश तीर है, चाहे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो मल्टी लेयर था। पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल, कोई भी रॉकेट उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और वो आप ये कह सकते हैं कि टाइम टेस्टेड हो गया। अगर आप देखें पाकिस्तान की तरफ
तो पाकिस्तान ने चीन के हथियार इस्तेमाल किए तो वो फेल हुए। वो कौन कौन से हैं? उनके जो एयर डिफेंस था HQ-9 HQ-15, वो हमारे मिसाइल रॉकेट को नहीं रोक पाया। हमने जो 6-7 तारीख को उसके नो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए, 11 तारीख को उसके फ्रंट लाइन एयरफील्ड को बर्बाद कर दिया, चाहे वो सरगोदा था या नूर खान था। इसी प्रकार से जो उनकी मिसाइल है एयर टू एयर PL-15, जो चीन बड़ी बड़ी बातें करता था, वो अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए नाकाम रही। और इसके जो दो मेन एयरक्राफ्ट थे JF-17 और J-10C, वो भी बिलो पार परफॉर्मेंस किया। और इसके कारण चीन का जो डिफेंस का एक प्रकार से उनका शेयर मार्केट था वो भी ड्रॉप हो गया। तो ये सच्चाई है कि हमने जी। अपने डिफेंस इक्विपमेंट को परखा और हमने ये देख पाया कि भारत खुद हथियार बनाना चाहिए और भारत की पॉलिसी होनी चाहिए कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। इसीलिए हमने 24,000 करोड़ के हथियार इस साल बेचे हैं। हम 25 टॉप एक्सपोर्टर में आ गए और हमारा लक्ष्य है कि अगले 3-4 साल में हम इसको 50,000 करोड़ ले जाएंगे। और दूसरा सो है कि जो टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, वो कोई देश आपको नहीं देगा, आपको खुद डेवलप करना है। इसलिए R&D पे अब बड़ा फोकस हो रहा है। 18,000 करोड़ रुपए दिया है। प्राइवेट पार्टनर्स को भी वो R&D का जो रिजल्ट है वो हम शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा परिणाम निकला। ऑपरेशन सिंदूर से काफी लेसन सीखे। थिएटराइजेशन की तरफ भारत बढ़ रहा है। मैं ये कहूंगा अभी तक थिएटराइजेशन हुई नहीं है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी जिससे थिएटर कमांड बनेंगे वो आने वाले समय में बनेंगे। मगर ये सच्चाई है, इस लड़ाई ने हमें ये दिखाया, इस कॉन्फ्लिक्ट ने, कि इनका जो तालमेल है वो काबिले तारीफ था। स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। मनोज जी बिल्कुल। बात केवल एक फ्रंट पे वार की नहीं है, 2 फ्रंट वार की नहीं है। हो सकता है 3 मोर्चों पर लड़ना पड़े और देश उसी हिसाब से तैयारी भी करना अपनी चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों से इस बात को कहा है कि भारत युद्ध में विश्वास नहीं करता, शांति और विकास में विश्वास करता है। भारत बुद्ध का देश है, लेकिन युद्ध के लिए भी तैयारी जरूरी है। और शशांक जी, पिछले 1 दशक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जो सरकार ने फैसले लिए हैं कि देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित हों, कैसे भारत को आधुनिक हथियार मिलें, कैसे देश में आधुनिक हथियारों का निर्माण हो, इस प्रकार के तमाम फैसले 1 दशक में लिए गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सीमा सड़क संगठन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 का जो बजट है उसमें पूंजी आवंटन बढ़ाकर 7,394 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सीमाओं पर अच्छी सड़कें बने, पुल बने, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्यों जरूरी है? देखिए, आपने सही बात कही कि जो हमारी प्रतिक्रिया होती थी पूर्ववर्ती सरकारों में वो शिथिल होती थी। अब जैसे कि हमने भी बड़ा संयम बरता जब पठानकोट में अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद संयम हमने तोड़ा और हमने बोला कि अगर इनको जो टेररिस्ट संगठन है उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे तो हमने भी सीमाओं को क्रॉस किया। उसमें सीमाओं पे थोड़ा तनाव रहता है और इसलिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को जो बजट मिला है वो सराहनीय है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बॉर्डर रोड को ही की बात नहीं है, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग को एक अलग वॉरफेयर के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग को 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, लेकिन संभवतः 2 फ्रंट हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमारे देश में भी लोगों का विश्वास हो रहा है। एकमात्र डेमोक्रेसी है जो पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज की तारीख में हर देश हमारी तरफ देख रहा है कि कैसे डेवलपमेंट करें। और जो 2% बनाम 2.5 से 3.5% की बात करी, उसमें भी हम लोग संयम बरत रहे हैं कि कैसे अपने देश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो गन्स और बटर्स की डिबेट होती है उसमें हम लोगों ने बटर्स को भी चूज़ किया और गन्स को भी चूज़ करना पड़ा है। तो मेरा ये आग्रह होगा कि इन सब चीज़ों के होते होते हम लोग को एक नए नवाचार से युद्ध लड़ना पड़ेगा। जो पुरानी पद्धति थी कि हम लोगों ने टैंक वॉरफेयर किया, हम लोगों ने बड़े जहाज़ खरीदे, उसके साथ साथ अब हम लोग को नॉन काइनेटिक में ड्रोन्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोनोमस इंडिजनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा, ताकि वही 2 या 2.5% में ही हम लोग अपना प्रहार ज़्यादा कर सकें। विषय ये नहीं कि हमारा इनपुट कितना है, विषय हमारा आउटपुट कितना है। और आउटपुट के लिए हमारे नौजवान, हमारे जो सैनिक के जो हमारे जवान हैं, विश्व के सबसे वेल ट्रेंड जवान हैं, उनके शौर्य में कोई भी संकोच नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग जो प्रहार करने की क्षमता रखते हैं उसको भी हम लोग को एक अलग तरीके से करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें आज की तारीख में अभी भी एक ग्रे वॉर चलता है
कि अभी भी हमारे इंस्टॉलेशंस पे कई बाहरी ताकतों का साइबर अटैक होता रहता जी। है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी संसाधन है फॉर आईटी एंड अदर सर्विसेज। एआई के माध्यम से कई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो पहले नहीं हो सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग को इसमें सामर्थ्य के साथ स्मार्ट भी होना पड़ेगा, कैसे हम लोग अलग प्रकार का युद्ध करें, और इसमें मनोवैज्ञानिक युद्ध भी हम लोग करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि हम एक सक्सेसफुल गणतंत्र हैं। जी बिल्कुल शशांक जी, आपने ठीक कहा कि एकदम कि जो युद्ध की परंपरागत तरीके थे उसमें एक बड़ा बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है, और इसीलिए इस बजट में जो 2026-27 का बजट है उसमें भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उभरकर सामने आया है। अश्वनी जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बात एआई की भी है और साथ ही साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा। जी देखो मनोज, एक चीज समझनी पड़ेगी, आने वाले टाइम में आपको जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो कोई नहीं देगा, आपको खुद डेवलप करनी है, और इसीलिए हम R&D पे अब ज्यादा जोर देने लगे हैं। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, ड्रोन, एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी, ड्रोन ने पूरे वर्ल्ड की लड़ाई का तरीका बदल दिया है लास्ट 5-6 साल में। स्पेशली जो अजरबैजान अर्मेनिया लड़ाई से शुरू हुआ था, अजरबैजान की जीत का मेन कारण अर्मेनिया पर था, जो ड्रोन उसको टर्की और इजराइल से मिले थे। इसी प्रकार से आप देखें रशिया यूक्रेन वॉर में, बाकी इजराइल हमास में, तो ड्रोन ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। हम ड्रोन कि खुद भी ब्रिगेड बना रहे हैं। उसके बाद एंटी ड्रोन, दुश्मन के ड्रोन को कैसे करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी में अब्जॉर्ब करें, उसके बाद साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये देखना है हमने दुश्मन के क्या काबिलियत है, क्या क्षमता है, उसको हम लड़ाई से पहले ही कैसे नलीफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है उसकी तरफ हम बहुत बढ़ावा कर रहे हैं, और ये काबिल तारीफ है। टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्व करें, टेक्नोलॉजी को खुद पैदा कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आप पहले पूछे क्वेश्चन, कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हमने, ये मुझे लगता है कि इसका ड्यूअल पर्पज है, जो शायद लोग सोच नहीं पाते। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश सड़कों का जाल बिछ गया है, टनल बनी है, लॉजिस्टिक हब सेंटर आए हैं, वहां पर जो एक प्रकार से बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट गांव जो बना दिए हैं बॉर्डर के साथ, जो लैस हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उससे क्या फायदा आता है? एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वहां पर, एक वहां पर टूरिज्म बढ़ गया है, विंटर टूरिज्म आ गया, लोग पलायन कर देते हैं, सर्दियों में वहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो डिफेंस पे पैसा खर्च होता है बॉर्डर एरिया में, वो एक प्रकार डेवलपमेंट हो रही है वो अपने देश की। वहां पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर तरक्की आ रही है, वहां पर लोग जा रहे हैं, वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो बदल गया है। और इसको लग रहा है कि जो पैसा खर्च होगा भारत की मॉडर्नाइजेशन में, डिफेंस फोर्सेस में, वो इस तरीके से हो कि वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे। और दूसरी बात है, हम कुछ पैसा बाहर से कमा पाए जिसको फॉरेन रिजर्व है, और वो जब भी कमा पाएंगे जब हम हथियार अपने लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बनाए, जैसे हमने किया है। बरमोस मिसाइल की आज डिमांड आपकी 10 कंट्रियों से है, जो फिलीपीन ने खरीद लिया, इंडोनेशिया लेना चाहता है, मलेशिया, तेजस मार्क 1 अमेरिका भी इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसी प्रकार से आपका आकाश जो है एयर डिफेंस सिस्टम, उसके ऊपर काफी देशों ने इच्छा दिखाई है। इसी प्रकार से नाग एंटी टैंक मिसाइल। कहने का मतलब यह है कि भारत एक बदला हुआ भारत है। भारत आज अपने आप को मॉडर्नाइज करा, अपने अश्वनी जी, बजट में ठीक है प्रावधान किए गए, लेकिन कई बार यह सुनने में आता है, इस प्रकार की चर्चा होती है कि जो हमारी वायुसेना है उसको अच्छे फाइटर जेट चाहिए। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? रक्षा के मोर्चे पर किस तरह की अभी आवश्यकता है देश को? ये आपने यो बहुत ही एक दुखती हुई नोट पे हाथ रख दिया है कि सच्चाई है कि जो एयर पावर है वो आपको अगर 2 फ्रंट पे लड़ना है तो 42 स्क्वाड्रन से ज्यादा चाहिए, और आज आपके पास घट के 30 स्क्वाड्रन रह गए। और इसके कारण आपको जल्दी से जल्दी आपको अपने एयरक्राफ्ट ज्यादा बनाने हैं। मुझे लगता है इसके लिए गवर्नमेंट 114 रफेल फ्रांस से खरीद रही है, और अगले 8 से 10 साल में हम एम का बना रहे हैं, जिसको कहते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट में दम है। एयर पावर एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी, नेवी भी बहुत मेजर रोल करेगी। ये इनके ऊपर पैसा आपको लगाना पड़ेगा, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, अपने हथियार बनाने पड़ेंगे। मगर
जब तक आप डेवलप ना कर पाए तो आपको बाहर से खरीदने पड़ेंगे। 114 रफेल आपको जल्दी से जल्दी फ्रांस से लेने हैं, जो 6-7 स्क्वाड्रन है। इसी प्रकार जी से एमका में आप काम बिल्कुल स्टार्ट कर दें, जिसमें मैंने बताया एलएनटी भी है, टाटा भी है, भारत फोर्ज भी है, वो इन्वॉल्व है। तो ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का मिलाप होके बनाए, मगर एयर पावर बहुत ही क्रूशल है मॉडर्न वॉर में, जी इसी प्रकार से नेवल पावर भी। बिल्कुल बिल्कुल अश्वनी जी, बिल्कुल अश्वनी जी, सरकार के सामने भी विषय हैं और सरकार और रक्षा मंत्रालय उसी के अनुसार तैयारी भी कर रहा है। इसी की झलक इस बजट में देखने को मिलती है कि बजट में जो रक्षा बजट है उसमें करीब 22% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो 15% की बढ़ोतरी है, लेकिन अलग अलग जो प्रावधान है उसे अगर हम जोड़ते हैं तो करीब 22% वो निकल के आता है। शशांक जी, डिफेंस पेंशन में 6.53% की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 1.71 लाख करोड़ रुपए का हो गया है कि हमारे जो जवान हैं, जो पेंशन उनको मिलती है वो उन्हें पेंशन मिले, अच्छी पेंशन मिले। और प्रधानमंत्री जी का जो देखने में आया है रुख कि जवानों के प्रति उनका एक अलग प्रेम है, इसको आप कैसे देखते जो फैसला डिफेंस पेंशन का है? मनोज जी, मैं एक टिप्पणी दूंगा पिछले विषय पे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की। इसमें एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज की तारीख में जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें कई टेक्नोलॉजीज़ आपको सिविल सेक्टर में ज़्यादा मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जो कि बहुत प्रमुख रूप से है, तो मेरा आग्रह होगा कि हम सब लोग इसको एक नए दृष्टिकोण से देखें कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो क्लासिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, DPSUs थी, उसके साथ हमारे जो नेशनल चैंपियंस हैं, 3 का उल्लेख किया गया, और भी हैं, टाटास हैं, जोहो है, इन्फोसिस है, इनको भी समाहित करके हम लोग एक नए मार्ग पे चलें। रही बात पेंशन की, मैं समझता हूँ कि देखिए एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे रेवेन्यू बजट में अधिकांश चीज़ें पेंशन पे जाती हैं 1 मिनट के लिए, तो कुछ हद तक जो हमारी मॉडर्नाइजेशन पे थोड़ा दबाव पड़ता है। लेकिन ये बात सत्य है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत आत्मीयता से हमारे जवानों से मिलते हैं, और ये बात सर्वव्यापी है, सबको मालूम है कि हमारे जवान पूरे विश्व के सबसे अच्छे ट्रेन जवान हैं, उनमें एक जान है, एक ताकत है, वह भी गणतांत्रिक ताकत है। क्योंकि जो अपने देश से प्रेम करता है, जो सिर्फ सेना में इसलिए नहीं भर्ती होता है क्योंकि किसी बड़ी संस्था ने उसको बताया गया, अपने देश प्रेम से भर्ती होता है। मेरे भी ज़िले में, देवरिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो देश प्रेम से भर्ती हो रहे हैं, तो उनके लिए जितना हम लोग करें वो कम होगा। लेकिन आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को समन्वय बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम 2% से 2.5% तो ले जाते हैं बजट, तो जो 0.5% एक्स्ट्रा हो वो हम लोग कैपिटल में डालें, क्योंकि कैपिटल के लिए बहुत आवश्यकता है कि हम लोग नवाचार से नवीकरण, कैपिटल में भी हम लोग उस टेक्नोलॉजी में डालें। ये बात मैं वो सही है कि AMCA आएगा, हम लोग को अपने मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनानी है, लेकिन उसी के साथ साथ क्या हमने प्रयोग किया है स्पेस में? क्योंकि आने वाले समय में अगर हमारा प्रभाव इंडो पैसिफिक पे होना है, हमारा प्रभाव हिमालयस पे होना है, वहाँ टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स काम नहीं करते हैं। अभी भी हम लोग कुछ हद तक बाहरी ताकतों पर निर्भर हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ चीन ने काफ़ी लो लेवल सैटेलाइट्स भेजे हैं, हम लोग क्या उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि इसमें पूरे देश को लग जाना चाहिए। विकसित भारत के लिए एक विकसित डिफेंस सेक्टर बहुत आवश्यक है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि विकसित डिफेंस सेक्टर हमारे प्राइवेट सेक्टर को नई ऊर्जा दे सकता है। अगर नॉन कनेक्टिविटी की बात करें, उसमें भी नई ऊर्जा दे सकता है। एक छोटा सा कमेंट आपका अश्वनी जी, क्योंकि डिफेंस पेंशन का मुद्दा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मुझे लगता है मनोज, एक सच्चाई है कि इस गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन दी, जो कि डिमांड थी कितने सालों से नहीं दी, और ये मुझे लगता है काबिले तारीफ है। ये हमारे जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं उनका हौसला बुलंद करता है, और सर्विंग सोल्जर भी बहुत ही ज्यादा। मुझे पे एंड अलाउंसेज में ये गवर्नमेंट जो है तात्पर्य है, ये देखती है कि कहाँ हम हौसला बुलंद कर सकते हैं अपनी फौज का। वो कहते हैं ना कि जब जवान एक प्रकार आपका बॉर्डर पर लड़ता है तो उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उसको ये नहीं देखना है कि अगर वो शहीद होता है तो उसकी फैमिली को कौन लुक आफ्टर करेगा। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तात्पर्य है कि अपने वो जवान जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, एक तो उनको सभी सामान मिले, मॉडर्न इक्विपमेंट, उसके पास मॉडर्न हथियार मिले, उसके पास उसकी फैमिली का भी लुक आफ्टर हो। मुझे लगता है ये होलसम अप्रोच इस गवर्नमेंट की काबिले तारीफ है। जी, जाहिर सी बात है, इसीलिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी सेना की तैयारियों को मजबूत करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी। अश्वनी जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।